Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is cancer, part second. In the previous lecture, we have undergone about the introduction of cancer, what is cancer, types of tumors, benign tumor and malignant tumor, and we have also found what are the properties of a cancerous cell. Now, in this part 2 of the topic cancer, we will go through types of cancers, cause of cancers, development of cancers and stages, diagnosis and detection, and treatment of the said disease. Now, the types of cancers. Cancers are classified on the basis of tissue from which they arise. तो जो टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, तो ये टाइप्स ऑफ कैंसर्स को हम क्लासीफाई करते हैं और इनके जो टाइप्स हैं दैट आर ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ टिश्यूज फ्रॉम विच दे अराइज. टाइप्स ऑफ टिश्यूज, किस टिश्यू से कैंसर सेल बनती है, तो इसी बुनियाद पे हमने कैंसर जो है इसके टाइप्स किए हैं. तो नंबर 1 टाइप इज कार्सिनोमाज. याद रखिए आप, कार्सिनोमाज. नंबर 2 इज सार्कोमास. सार्को मीन्स मसल, तो मास है सार्कोमास. और ल्यूकेमिया, LEUKEMI, ल्यूकेमिया मास. और लिम्फोमास, LYMPHO. तो मेजरली जो इसमें मेजर टाइप्स हैं, 4 टाइप्स कैंसर के हैं ऑन द बेस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम विच दे अराइज. तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो है कार्सिनोमास, नंबर 2 इज सार्कोमास, नंबर 3 इज ल्यूकोमास, ल्यूकेमिया मास एंड लिम्फोमास. तो अब हम 1 बाय 1 लेते हैं इनको. सबसे पहले सार्कोमास. नंबर 1 इज कार्सिनोमास और कार्सिनोमा. ये जो कार्सिनोमा है, अब इसको हम लेते हैं. कार्सिनोमा जो है ये क्या है? कार्सिनोमा जो है दे आर कैंसर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. दे आर कैंसर्स विच अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू. इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर एपिथेलियल टिश्यू की एग्जाम्पल लाइक स्किन है. स्किन है, कोई ग्लैंड्स इसमें है. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. एपिथेलियल लाइनिंग जो है ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि उनका ये कैंसर बन जाता है. दैट इज सार्कोमास में वो भी आते हैं. इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन्स आते हैं, जैसे कि लंग्स हैं. इसमें लंग्स इन्वॉल्व, लंग्स में होता है ये. और इसमें ब्रेस्ट्स, पैनक्रियाज, स्टोमक, माउथ में भी ये कैंसर्स होते हैं. माउथ, थ्रोट में होते हैं, यूटेरस में होते हैं, सर्विक्स में होते हैं, प्रोस्टेट में होते हैं, और बहुत सारी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ट्यूमर्स अराइजिंग फ्रॉम मेलानोसाइट्स ऑफ स्किन. अब वो ट्यूमर जो मेलानोसाइट ऑफ स्किन से राइज होते हैं, मेलानोसाइट्स, उनको हम कहते हैं मेलानोमास. जो ट्यूमर्स मेलानोसाइट से ट्यूमर्स विच अराइज फ्रॉम मेलानोसाइट्स. मेलानोसाइट्स वो सेल्स होते हैं हमारे स्किन की जिनसे मेलानिन हम लेते हैं, जिनसे हमारे स्किन की जो कलर होता है, स्किन की पिगमेंटेशन, मेलानिन उसको बोलते हैं. तो ये हार्मोन जो है ये स्किन का कलर हमें देते हैं. तो मेलानिन अगर मेलानोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो उनको हम कहते हैं मेलानोमास. मेलानोमास, कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स. रिपीट कर रहे हैं 1 मिनट में इसको. जो कार्सिनोमास है दे आर द कैंसर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, लाइक इसमें स्किन है, ग्लैंड्स है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होता है, लंग्स में होता है, ब्रेस्ट्स, पैनक्रियाज, स्टोमक, माउथ, थ्रोट, यूटेरस, सर्विक्स और प्रोस्टेट. तो ये कैंसर सब आते हैं कार्सिनोमास में. अगर मेलानोसाइट्स जो स्किन में होते हैं, जो स्किन के पिगमेंटेशन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मेलानोमास. अगर हम इस कार्सिनोमा या कार्सिनोमास को देखेंगे, ये मेजर कैंसर ये पोर्शन है. इसमें 85 to 90% जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो
कार्सिनोमास वाले होते हैं। 100 में से 85 या 90 तक जो होते हैं, 90 तक तो वो कार्सिनोमास वाले कैंसर पेशेंट होते हैं, तो इनकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 2 पे हम आते हैं। नंबर 2 जो है वो है सार्कोमास। These cancers are located in connective and muscular tissue derived from mesoderm। तो ये कनेक्टिव टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू से ये डेवलप होते हैं। ये दोनों टिश्यूज जो होते हैं वो मेसोडर्मल ऑर्गन होते हैं। जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म है, तो मेसोडर्म से जो कनेक्टिव टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज राइज होते हैं। अगर उनमें कैंसर होता है, ये इसको कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, तो दिस टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज सार्कोमास। अगर हम देखते हैं कि इनकी परसेंटेज, सार्कोमास जो है ये बहुत कम है, ये नियर अबाउट 1% देखा गया है, जबकि कार्सिनोमास 85 to 90% है उसकी, इसकी परसेंटेज सिर्फ 1% है। दे इंक्लूड द कैंसर्स ऑफ बोन्स। इसमें बोन कैंसर होता है, बोन कैंसर या ऑस्टियोमास को बोलते हैं। ऑस्टियो मीन्स बोन, वो बोन कैंसर या ऑस्टियोमा। इसमें कार्टिलेज भी इन्वॉल्व होती है, कार्टिलेज में कैंसर होता है। टेंडन्स में, इसमें एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज का कैंसर होता है, और कुछ मसल्स का। और लेकिन जैसे मैंने कहा दे आर रेयर इन ह्यूमंस, ओनली अबाउट 1% जो है वो ये सार्कोमा या सार्कोमास टाइप ऑफ कैंसर है। नंबर थर्ड मेलानोमास, जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मेलानोमा ये जो है या मेलानोमास, दिस इज द कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स, दिस इज द कैंसर ऑफ मेलानोसाइट्स जो स्किन पिगमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब नंबर 4 पे आते हैं, लिम्फोमा या लिम्फोमास। लिम्फोमा या लिम्फोमास जो है देयर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ लिम्फ नोड्स। जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है, लिम्फ नोड्स में एक्सेसिव ग्रोथ होती है, स्प्लीन में एक्सेसिव ग्रोथ होती है, एंड अदर लिम्फाइड टिश्यूज। और ये स्प्लीन में या लिम्फाइड टिश्यू है उनमें एक्सेसिव ग्रोथ होती है, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं हॉडकिंस डिजीज़। हॉडकिंस डिजीज़ यही है कि जिसमें लिम्फ नोड्स में, स्प्लीन में या लिम्फाइड टिश्यूज़ में एक्सेसिव ग्रोथ होती है, और इस डिजीज़ को हम कहते हैं हॉडकिंस डिजीज़। एंड फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स की तादाद है वो इंक्रीज हो जाती है। लिम्फोसाइट जो हैं उनकी तादाद जो है वो इंक्रीज हो जाती है इस डिजीज़ में, इस लिम्फोमास में, कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स। नंबर 5 पे अब आते हैं। दिस इज नोन एज ब्लड कैंसर और ल्यूकेमिया। दे आर कैंसर्स ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स, कैंसर ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स। इन ल्यूकेमिया इसमें होता क्या है, देयर इज वेरी हाई इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स। तो जो ल्यूकोसाइट्स हैं या जिनको हम WBCs बोलते हैं, हम जानते हैं कि हमारी जो ब्लड है उसमें WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। तो यहाँ पर WBCs का काउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है नॉर्मल काउंट से, तो इसमें बहुत इंक्रीज हो रहा है, एक्सेसिव ग्रोथ इन लिम्फो हो रही है इसमें। दिस टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज ब्लड कैंसर। I will repeat, there are cancers of hemopoietic cells. In leukemia, there is very high increase in number of leukocytes, या RBCs भी इनको बोलते हैं। Leukemia are commonly also called as blood cancers. They are called as blood cancers. ये पिक में भी जो टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, जैसे मैंने कहा कि सार्कोमा जो है, सार्कोमा का जो ऑरिजिन है दैट इज एपिथेलियल सेल्स, और ये जो एपिथेलियल सेल्स ये जो है हम देख रहे हैं कि इसमें 80 to 90% पेशेंट जो हैं वो कार्सिनोमा वाले हैं। तो सार्कोमा तो दूसरा टाइप है, ऑरिजिनेट्स इन सपोर्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव एंड कनेक्टिव टिश्यू में जैसे हमने कहा कि मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जिनका ऑरिजिन मेसोडर्म से है। इसमें
क्या होता है इसमें हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल इसमें है बोन मैरो, ये बोन कैंसर है, कार्टिलेज में, टेंडन में या एडिपोज टिश्यू में ये है। तो माइलोनोमा ये भी हमने कहा कि जब कैंसर होता है मेलानोसाइट्स में तो उसको कहते हैं माइलोनोमा। अगर ल्यूकीमिया की बात करेंगे तो ल्यूकीमिया मैंने कहा कि ये ब्लड कैंसर इसको हम कहते हैं, कॉमन जो हम इसको नाम देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि WBCs जो हैं इनका नंबर एक्सेसिवली इंक्रीज होता है ल्यूकीमिया में। अगर अब लिम्फोसाइट्स की कहेंगे तो लिम्फ नोड्स, इसका साइज़ बढ़ जाता है, जो ये स्प्लीन है इसका साइज़ बढ़ जाता है, या लिम्फोइड टिश्यूज़ जो हैं उनमें साइज़ बढ़ जाता है। इस डिजीज़ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ हॉडकिन्स डिजीज़। और इसमें हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट्स जो है इनकी ये जो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स भी बहुत ज़्यादा बनती हैं और साइज़ भी इनका बहुत बढ़ जाता है। नाउ वी विल गो थ्रू द कॉजेज ऑफ कैंसर। अब हम देखते हैं कि जो कॉज है कैंसर का ये क्या है। तो कॉजेज ऑफ कैंसर में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कॉजेटिव थिंग्स हैं, कॉजेटिव सब्सटेंसेस हैं जिनसे कैंसर हो जाता है, उनको हम जानते हैं, उनको हम कॉमन टर्म के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कार्सिनोजेनस, दैट इज़ कैंसर कॉजिंग जो एजेंट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेनस। और इस स्टडी को हम कहते हैं, जिसमें कैंसर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको नाम दिया जाता है ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी एंड द कॉजेटिव एजेंट्स फॉर कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेनस, वेदर दीज कार्सिनोजेनस मे बी फिजिकल, they may be chemical, or they may be biological. Let us take them one by one. First we will go through the carcinogenic agents, physical agents. So the main causes for cancer are, number one is tumor initiators and promoters. तो main जो है एक तो tumor initiator and promoter, tumor initiators and promoters. Number two is carcinogenic agents, carcinogenic agent. And number three is cancer associated genes, cancer associated genes. तो ये तीन हैं यहाँ पर। तो सबसे हम पहले हम लेते हैं ट्यूमर इनिशिएटर एंड प्रमोटर्स को। यहाँ पर हम देखते हैं ट्यूमर इनिशिएटर और प्रमोटर में अगर हम आएंगे तो द सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट और स्टार्ट कैंसर आर कॉल्ड ट्यूमर इनिशिएटर्स। जो स्टार्ट करते हैं, इनिशिएट करते हैं या कैंसर की शुरुआत करते हैं, उनको हम कहते हैं इनिशिएटर और स्टार्टर। तो सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट और स्टार्ट कैंसर आर कॉल्ड एज ट्यूमर इनिशिएटर्स। एग्जाम्पल है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो हम कहते हैं कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, they are starters or initiators of these cancers or tumors. There are also some chemicals, कुछ chemicals भी होते हैं जो ये initiator और starter का काम करते हैं। And the substances that promote, तो ये initiator हो गया। फिर promoters कौन है? दो substances that promote proliferation of ट्रांसफॉर्म सेल्स। जिस सेल में अब चेंज हो गई नॉर्मल सेल से, उसमें न्यूक्लियस में चेंज आ गई या वो कार्सिनोजेनिक बन गई, तो उसको हम कहते हैं, अगर ये इस सेल को प्रमोट करते हैं प्रोलिफरेशन में और ट्रांसफर में, तो उनको हम कहते हैं ट्यूमर प्रमोटर्स। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, प्रमोटर में आते हैं कुछ ग्रोथ हार्मोन जो प्रमोट करते हैं ये कैंसर सेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। या कुछ हार्मोन्स भी हैं, चाहे ग्रोथ हार्मोन्स हैं या कुछ और टाइप के हार्मोन्स हैं। तो इनिशिएटर और स्टार्टर वो चीज़ें हैं जो कैंसर को स्टार्ट करती हैं, इनिशिएट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल सम केमिकल्स एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो प्रमोटर्स कौन है? सब्सटेंसेस दैट प्रमोट प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। जो सेल ट्रांसफॉर्म होती है अब, चाहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से या चाहे केमिकल से, उस सेल को जो प्रोलिफरेट करने में मदद करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रमोटर्स। अब हम नंबर नेक्स्ट पे आते हैं जो हम कहते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट्स। तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, जैसे मैंने पहले ही कहा कि कार्सिनो एजेंट्स जो हैं ये तीन टाइप्स के हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल।
तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स में हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि इसमें 3 टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट्स में कौन कौन से एजेंट्स आते हैं? नंबर 1 फिजिकल एजेंट्स में हम लेते हैं कश्मीर में जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं कांगरी। तो कांगरी से क्या होता है? इट कॉजेज एब्डोमिनल स्किन कैंसर्स। तो सर्दियों में कांगरी का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने एब्डोमिन के साथ रखते हैं, अपने थाइज के साथ रखते हैं। तो इस कांगरी से क्या होता है? एब्डोमिनल स्किन कैंसर्स से होते हैं। अगर हम दूसरा ये फिजिकल कॉज देखेंगे, दैट इज स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है? ये दूसरा कॉज है, फिजिकल एजेंट है ये। तो इट कॉज लंग, माउथ, फेरिंक्स, लैरिंक्स कैंसर। इट कॉज लंग, माउथ, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स कैंसर्स। दूसरा काज है। अगर हम तीसरे काज पे आते हैं कि फिजिकल जो एजेंट है वो कौन सा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैग्ड टीथ। जैग्ड टीथ ये भी एक फिजिकल काज है जिससे माउथ कैंसर होता है। ये जैग्ड टीथ क्या है? जो ब्रोकन टीथ हैं, रफ टीथ हैं, शार्प टीथ होते हैं, अनहाइजीनिक टीथ होते हैं और अनमेंटेन टीथ होते हैं, जो अक्सर हम देखेंगे ओल्ड एज वालों में होते हैं कि टीथ खत्म होता है, उनका रूट माउथ में ही होता है, टीथ टूट जाता है, शार्प होता है, वो ऐसे ही माउथ में रहता है, जिसकी वजह से इन लोगों में टंग कैंसर होता है। तो ये एक और फिजिकल एजेंट है। तो जैग्ड टीथ से टंग कैंसर होता है। और एक रीज़न है, दैट इज टैबैको। इससे क्या होता है? ये इसका टैबैको तो हार्मफुल है ही। टैबैको और बीटल चिविंग जो है, इट कॉज माउथ कैंसर। टैबैको चिविंग जो कश्मीर में तो नहीं ज़्यादा है, यहाँ पर स्मोकिंग वोकिंग है, लेकिन बाहर ही ज़्यादा है और ये काज करता है माउथ कैंसर को। टैबैको से, चिविंग से माउथ कैंसर होता है। और एक्सेसिव एक्सपोजर एक और एजेंट जो है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट कैन का स्किन कैंसर। तो सनलाइट जो है, सनलाइट से भी हमें स्किन कैंसर, अल्लाह ताला बचाए हमें, सनलाइट से स्किन कैंसर के चांसेस हैं। एक्सेसिव सनलाइट जो है, इससे स्किन कैंसर के चांसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है जो सेल्स को ट्रांसफॉर्म करती हैं इनटू एन एबनॉर्मल सेल और कैंसरस सेल। तो ये एक और रीज़न है। अब हम देखते हैं रेडिएशन की ओर आते हैं। जैसे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी, एक्सरे, कॉस्मिक रेज का इस्तेमाल करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उससे भी ल्यूकीमिया होने के चांसेस हैं, उससे भी ल्यूकीमिया होने के चांसेस हैं, या स्किन कैंसर भी हो सकता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है, दे कैन कॉज ल्यूकीमिया या हाई टेम्परेचर, उससे भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि ये जो कैंसर्स हैं, ये कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं। फिजिकल एजेंट्स इसमें क्या क्या हैं? कश्मीर में कांगरी है, स्मोकिंग है, जैग्ड टीथ है, टंग कैंसर होता है जैग्ड टीथ से, टोबैको चिविंग से माउथ कैंसर होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट से स्किन कैंसर होता है, रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज, कॉस्मिक रेज, इससे ल्यूकीमिया होने के चांसेस हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस हैं। और जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं, दे कैन आल्सो कॉज ल्यूकीमिया। हाई टेम्परेचर इज आल्सो ए फिजिकल एजेंट ऑफ दिस दैट कैन कॉज कैंसर। नंबर 2 पे आते हैं आप, दैट इज केमिकल एजेंट्स। देयर आर आल्सो सम केमिकल एजेंट्स विच कैन कॉज कैंसर, which are carcinogens, chemical agents। तो केमिकल एजेंट्स में आप 2-4 एग्जांपल्स याद रख लीजिए कि a number of chemicals are known for causing cancer। फॉर एग्जाम्पल कैफीन एक केमिकल है। निकोटिन ये भी एक केमिकल है जो कैंसर कॉजिंग है, जो कार्सिनोजेनिक है। या सूट उसको बोलते हैं, ये भी एक केमिकल है जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं। तो कुछ और केमिकल्स के नाम हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे नाइट्रोसोडाइमिथाइल, डाइमिथाइलिन, ये एक और केमिकल है, ये भी कार्सिनोजेनिक है। अगर हम 4-बेंजोपायरीन, ये है एक और केमिकल 4-बेंजोपायरीन,
पायरीन, ये भी एक केमिकल कार्सिनोजन है। और कुछ और केमिकल्स के भी नाम मैं ले रहा हूँ, आप याद रखिए कि इसमें सिंथेटिक डाइज, ये भी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं, जैसे निकल है, क्रोमियम कंपाउंड्स है, एस्बेस्टस है, डाईइथाइल सेटिब्यूटेरॉल है, विनाइल क्लोराइड है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, हाई फैट जो है ये भी केमिकल कार्सिनोजन है, हाई फैट भी, और एक्सेसिव एनिमल प्रोटीन्स भी कभी कभी केमिकल एजेंट्स कार्सिनो केमिकल एजेंट्स में इंक्लूड होते हैं। तो नंबर 3 बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजिकल एजेंट्स दैट कैन कॉज कैंसर और बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस। इसमें हम देखते हैं बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स। कुछ बैक्टीरियाज, कुछ वायरसेस, कुछ पैरासाइट्स, दे कैन कॉज कैंसर, सो दे आर लिविंग, सो वी काउंट देम इन बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ कार्सिनोजेंस, ऑफ कैंसर्स। तो इसमें हमने देखा है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैन कॉज सर्विकल कैंसर। ये वायरस जो है दिस हैज द पोटेंशियल टू कॉज सर्विकल कैंसर। तो एक और वायरस जैसे एपिस्टन बार वायरस, एपिस्टन बार वायरस इट कैन आल्सो कॉज कैंसर। तो ये भी बायोलॉजिकल एजेंट्स में आता है। इसको हम कहते हैं बार्किटस लिम्फोमा, लिम्फोसाइट्स को कैंसर करता है। और हर्पस वायरस कॉजेज कैप्सोइज सार्कोमा। हर्पस वायरस एक और है, हर्पस वायरस दिस कैन आल्सो कॉज कैंसर। कुछ और वायरसेस और बैक्टीरिया हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, जैसे रेट्रो वायरस, ये ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है। रेट्रो वायरस जो है ये ल्यूकीमिया कॉज कर सकता है। और यहाँ पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में कॉज गैस्ट्रिक सार्कोमा, जो हमारे स्टोमक में है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है दिस कैन आल्सो कॉज कैंसर। तो यहाँ पर हम एक और ये देख सकते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये गैस्ट्रिक कैंसर कॉज कर सकता है। गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमक में ये कैंसर का कॉज बन सकता है। यहाँ पर सिस्टोस्टोमा हिमेटोबियम इट मे कॉज ब्लैडर कैंसर। साइस्टोसोमा हिमेटोबियम जो है ये ब्लैडर कैंसर कॉज कर सकता है। तो दीज आर सम बायोलॉजिकल एजेंट्स ऑफ कैंसर लाइक वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स। हमने इसमें देखा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैन कॉज सर्विकल कैंसर, एप्स्टन बार वायरस कैन कॉज बार्किटिस लिम्फोमा और नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, हर्पस वायरस कैन कॉज कैप्सोइज सार्कोमा, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस कैन कॉज लिवर कैंसर। तो हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस जो हैं ये लिवर में कैंसर कर सकते हैं। रेट्रो वायरस कैन कॉज ब्लड कैंसर और ल्यूकीमिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मे कॉज गैस्ट्रिक सार्कोमा। नंबर 3 इज कैंसर एसोसिएटेड जीन्स। कैंसर एसोसिएटेड जीन्स में हम जीन्स के बारे में जानते हैं जो कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। कैंसर एसोसिएटेड जीन्स, तो इसमें हम 3 तरह के जीन्स को देखते हैं। सबसे पहले एपोप्टोसिस जीन्स। एपोप्टोसिस जीन्स, जैसे कि हमें पता है कि एपोप्टोसिस क्या है, इट इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो हर सेल में जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये सेल की डेथ के लिए प्रोग्राम्ड आफ्टर पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सेल की डेथ हो जाती है। एजिंग के बाद सेल की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको कहते हैं एपोप्टोसिस जीन्स। लेकिन ये नॉर्मल सेल्स में होता है, बट जो कैंसर सेल्स होते हैं वहाँ पर एपोप्टोसिस होती नहीं है। दैट मीन्स ये जीन्स जो हैं ये अल्टर हो चुके होते हैं, अब इनमें एपोप्टोसिस फिर नहीं होती है, जिसकी वजह से उसमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। नंबर 2 पे हम अगर आते हैं, नंबर 2 में जो इसमें जीन्स हैं, 2 जीन्स आर नोन एज ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स वो जीन्स होते हैं सेल में जो ट्यूमर को बनने से रोकते हैं, जो ट्यूमर की ग्रोथ को नहीं होने देते, ट्यूमर बनने ही नहीं देते। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इसीलिए उनको बोलते हैं जीन्स दैट इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन
and suppress tumor development. They are known as tumor suppressor genes. इसकी जो examples हैं that is RB, P35, P53, BRCA1, BRCA2, ये कुछ वो जीन्स हैं जिनको कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। नंबर 3 जो है, जो मेन है दैट इज ऑन्कोजीन्स एंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स, अब आप देख लीजिए कि ये हम यहाँ पर थोड़ा ऑन्कोजीन्स के बारे में देखते हैं। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये क्या है? प्रोटो ऑन्कोजीन्स ये कौन सी जीन्स है? तो ऑन्कोजीन्स जैसे सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिफरेंशिएशन और सेल सर्वाइवल के लिए जो जीन्स होते हैं उनको हम कहते हैं क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स। चाहे सेल प्रोलिफरेशन, सेल की जो सर्वाइवल है, या सेल कंट्रोल, सेल में जो कंट्रोल रहता है उसके लिए जो जीन्स होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, उनको कहते हैं क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स। क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स, इन जीन्स का काम जो है ये नॉर्मल सेल में सेल को रेगुलेट करते हैं। किन चीज़ों में? प्रोलिफरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए और सर्वाइवल के लिए। लेकिन जब किसी सेल में म्यूटेशन हो जाती है, तो उनके जीन्स में जो सीक्वेंस होती है उसमें चेंज आ जाती है म्यूटेशन के जरिए, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से म्यूटेशन हो जाए या केमिकल से म्यूटेशन हो जाए। तो फिर ये सेल म्यूटेट होने के बाद इसमें जो जीन्स रहते हैं उन जीन्स को हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। और यही जीन वो हैं जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो म्यूटेटेड जीन्स दैट कॉज कैंसर आर कॉल्ड ऑन्कोजीन्स। अब वो जीन्स जो म्यूटेट हो गई, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जो ऑन्कोजीन्स बन गई, उन्हीं जीन्स को, जिन जीन्स से ऑन्कोजीन्स बन गए, उन्हीं जीन्स को हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सेल को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल सेल को जो जीन्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल रेगुलेटरी जीन्स। लेकिन जब किसी सेल में, इस सेल में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सम अदर रीजंस और केमिकल्स, तो फिर ये जीन्स चेंज हो जाती हैं ऑन्कोजीन्स में, और यही ऑन्कोजीन कैंसर को काज करते हैं। और जिन जीन से जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं ऑन्कोजीन्स में, उन्हीं जीन्स को हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि व्हाट कॉजेज जेनेटिक चेंजेस। तो जीन में चेंजेस जो है वो किन चीज़ों की, किन वजूहत की वजह से आती है? या तो हेरिडिटरी होती है, उससे जीन्स में चेंज आ जाती है, या तो जीन्स में चेंज आती है ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन म्यूटेशन होती है, या कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनसे जीन्स में चेंज आ जाती है, वो म्यूटेट हो जाती है, या कुछ वायरसेस, स्मोकिंग से या सेल डिवीजन से जीन्स में चेंज आ जाते हैं, जिनसे वो ऑन्कोजीन्स बनाते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बनाते हैं और कैंसर को डेवलप करते हैं। अब आते हैं हम स्टेज ऑफ कैंसर। तो कैंसर जो है डेवलपमेंट स्टेजेस में जो है, द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इज मल्टी स्टेप प्रोसेस। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग म्यूटेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्स विद प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कैपेसिटी फॉर प्रोलिफरेशन। इनमें प्रोलिफरेशन की जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सर्वाइवल की, इन्वेजन की, और लास्ट में देखते हैं मेटास्टेसिस में हो जाती है। द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर आर एज अंडर, जिनको हम कहते हैं इनिशिएशन, प्रमोशन, प्रोग्रेशन और मेटास्टेसिस, या स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 0 जो है ये समझ लीजिए अपनी नॉर्मल स्टेज है, कार्सिनोमा इन सिटू अर्ली फॉर्म। स्टेज 1 में ये लोकलाइज्ड, कहीं पे लोकलाइज्ड, तब ये पर्टिकुलर रीजन पे ही वहीं पे होता है, तो कहीं ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो प्रोलिफरेट नहीं होता है। स्टेज 2 जो है अर्ली लोकली एडवांस्ड, ये लोकलाइज्ड होती है लेकिन इसमें एडवांसमेंट आ जाती है, इसमें डिवीजन आ जाते हैं, इट बिकम्स रेडी टू प्रोलिफरेट नाउ। स्टेज 3 में लेट लोकली एडवांस्ड, तो लोकली भी है लेकिन एडवांस्ड भी है। तो स्टेज 4 जो है, जो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर है, दैट इज नोन एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में व्हेन कैंसर सेल्स ओवरग्रो द एरिया ऑफ ट्यूमर, दे पास इनटू द ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। जब ये ब्लड में आ गया, लिम्फ में आ गया ये कैंसर सेल्स, फिर ये प्रोलिफरेट हो जाती है, दे रीच अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड बिगिन टू फॉर्म सेकेंडरी ट्यूमर, जहां पर ये सेकेंडरी ट्यूमर बनाते हैं और ये लीथल हो जाते हैं, तभी मेटास्टेसिस। अब आप आते हैं इस डायग्नोसिस पे और डिटेक्शन पे कि हमें किन टेस्ट से, किन चीज़ों से हमें डायग्नोज होता है कि ये कैंसर है। तो कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ टेस्ट्स हैं। जैसे कैंसर जो है कैन बी डिटेक्टेड एंड डायग्नोज बाय वेरियस वेज। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल ल्यूकोसाइट्स, अगर हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें हम देखते हैं कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं जो एबनॉर्मल, जिनका साइज है, जिनका नंबर एबनॉर्मल है, तो ये एक टेस्ट है। बोन मैरो बायोप्सी हम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये लिम्फोसाइट्स क्या है, WBC की तादाद क्या है, या ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो एंडोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एंड बायोप्सी, जैसे स्टोमक, अगर किसी का स्टोमक इन्वॉल्व होता है तो हम एंडोस्कोपी के लिए जाते हैं या बायोप्सी के लिए जाते हैं। एक और टेस्ट है जिसका नाम है पैप टेस्ट। पैप टेस्ट जो है, पैप टेस्ट इज ए साइटोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कैंसर ऑफ सर्विक्स एंड यूटेरस। अगर सर्विक्स और यूटेरस में कैंसर होगा तो पैप टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है मैमोग्राफ। मैमोग्राफ है इज ए टेस्ट टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट में कैंसर होगा तो उसके लिए हमें मैमोग्राफ करना पड़ता है।
जिससे हमें ये डायग्नोज कर सकते हैं कि वेदर द ब्रेस्ट्स आर नॉर्मल और कैंसरस। कुछ और टेस्ट भी हैं, तो पैप टेस्ट के बाद ब्लड टेस्ट भी हम ले सकते हैं, जैसे PSC है, CA, FOBT है, जिसमें और टेस्ट जो है रेडियोग्राफी के टेस्ट हैं। रेडियोग्राफी के टेस्ट पर आते हैं, जैसे CT स्कैन है। रेडियोग्राफी में हम देखते हैं कि हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे से हमें डिटेक्शन हो सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हैं ये सब टेस्ट रेडियोलॉजी में आते हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट अर्ली नॉन इन्वेसिव मेथड्स ऑफ कैंसर डायग्नोसिस। जैसे पहले हम कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं। एक्सरे जो है इट इज मोस्ट कॉमन टेक्निक। एक्सरे से हम लंग कैंसर ये देख सकते हैं। दीज इज यूज्ड टू डिटेक्शन ऑफ सम स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्रोथ्स एंड कैंसर्स। तो अब आते हैं हम जो ट्रीटमेंट है फॉर कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट पे आते हैं। अगर हम देखते हैं कि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर। जनरली हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी से, या तो हम एक स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम इन कॉम्बिनेशन इनको इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रीट ए कैंसर पेशेंट। सर्जरी में हम रिमूव ही करते हैं वो कैंसरस टिश्यू। अगर कहीं पे कैंसरस टिश्यू हो तो हम सर्जरी करते हैं, जैसे स्टोमक में कभी होता है, लिवर में होता है, लंग्स में होता है। तो हम अगर अर्ली स्टेज पे हमें डिटेक्ट हो गई है मेटास्टेसिस से पहले, तो हम इस प्रोसीजर की वजह से इस वो चीज रिमूव ही कर सकते हैं कैंसर। और to avoid the use of tobacco, we should avoid the use of tobacco to prevent ourselves from mouth cancers, lung cancers, throat cancer, or larynx cancer. तो फॉरगेट योर स्किन, प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन रेज, एक्सेस ऑफ सन रेज, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, उससे भी हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है। ईट हेल्दी डाइट, तो हेल्दी डाइट लेना है। मेंटेन ए हेल्दी वेट एंड फिजिकली एक्टिव, प्रैक्टिस सेफ सेक्स एंड अवॉइड रिस्की बिहेवियर्स, गेट इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट वायरस, अगेंस्ट बैक्टीरियाज एंड अगेंस्ट सम पैरासाइट्स, जैसे HPV एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन हैं। नो योर फैमिली मेडिकल हिस्ट्री एंड गेट रेगुलरली कैंसर स्क्रीनिंग। कभी ये जेनेटिक भी हो सकता है, मेडिकल हिस्ट्री को हमें देखना है, तो अपने आप को हमें स्क्रीनिंग करनी है। क्योंकि ये टेस्ट की जैसे पैप है, मेमोग्राफ है, बाकी चीज़ें हैं, एक्सरे हैं, CT स्कैन है, MRI है। तो अगर किसी को जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है कुछ कैंसर की, तो ये हमें रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और लास्टली द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी शुड अवेयर द masses, the public in general, about the causes of this cancer to prevent the cancer, to prevent this dreadful disease. Thank you.